अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक देखेंगे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। इसको ब्यूरोक्रेटिक मॉडल भी कहा जाता है, आइडियल ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है, उसके अलावा क्लासिकल ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है, और इसके मुतबादल एक और मशहूर नाम है रैशनल लीगल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और वर्ड यूज हो सकता है रैशनल लीगल अथॉरिटी। मैं इधर लिख देता हूँ हायरार्की ऑफ, रैशनल लीगल अथॉरिटी। ये वर्ड भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक हो गया। तो आपने ये वर्ड याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन में इसके मुतालिक किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए देन आप उसको आंसर कर सकें। ये जो मॉडल था इसको प्रपोज किया था जनाब, ये थे मैक्स वेबर। ये बहुत मशहूर सोशल साइंटिस्ट हैं। ठीक हो गया। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, ना ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोई साइंटिस्ट, ये जस्ट सोशल साइंटिस्ट हैं। उसके साथ ये हिस्टोरियन भी है थोड़े बहुत। तो इनका काम एज अ सोशल साइंटिस्ट, तो इन्होंने इस चीज़ को भी अपने वो स्टडी के रिलेटेड इसको देखा था। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ था और ये इनकी डेट ऑफ डेथ है। जर्मन सोशलिस्ट, ये जर्मन के थे। मैक्स वेबर्स ऐसे, इन्होंने एक ऐसे लिखा था ब्यूरोक्रेसी। ठीक हो गया। ये इनका एक बाकायदा सिलसिला था, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का ऐसे लिखा था। इनसे पहले बाकायदा तौर पर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई इस वर्ड के ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ था, मगर इस वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिफाइन किया था। ठीक हो गया। तो आपने ये चीजें याद रखनी है। रैशनल लीगल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये भी वर्ड इन्होंने प्रपोज किया था। तो इन्होंने कहा था कि ये वाली ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ज़रूरी चीज़ें जो हैं, 6 पॉइंट्स इन्होंने दिए कि अगर ये इन चीज़ों पर अमल हो जाए तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम करेगी। ठीक हो गया। तो ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन 2 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट किसी भी तरीके से इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, क्योंकि पास्ट पेपर्स में 2 से 3 मरतबा यही क्वेश्चन इसी के मुतालिक घुमा फिरा कर पूछा किया गया है या इसका कंपेयर किया गया है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के साथ। अभी ये जो 2020 का जो पास्ट पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें भी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के बारे में पूछा गया है। तो जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होगा देन आप कभी भी नेक्स्ट इसी के मतलब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आंसर नहीं कर सके। तो अब हम इसी को डिस्कस करेंगे, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक होगा। अच्छा, जो ब्यूरोक्रेसी है, आपको पता है ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए गवर्नमेंट जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक हो गया, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार रखते हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और ये इस तमाम फंक्शन की स्टडी के ब्यूरोक्रेटिक स्टडी भी कहा जा सकता है। और ये बाकायदा एक मॉडल है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती है, उनकी सिलेक्शन कैसी होती है, उनकी डिवीजन क्या होती है। तो इन चीज़ों को कहा जाता है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। तो इसको सबसे पहले मैक्स वेबर ने इसके बारे में काम किया था इसके ऊपर। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है उसकी हायरार्की होनी चाहिए। आप देख ले सिविल सर्विस में किसी भी महकमे में, वो चाहे पुलिस का महकमा हो जाए, वो हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाए, पाकिस्तान जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है ये हो जाए, रेलवे हो जाए, कस्टम्स हो जाए, ठीक हो गया, यहाँ तक कि आर्मी का महकमा भी देख लें, हर किसी में एक हायरार्की है। हायरार्की किसको कहते हैं, यानी कि सबसे ऊपर एक अथॉरिटी हो, उसके नीचे उससे कम पावरफुल अथॉरिटी है जो कि उस अपने ऊपर वाली अथॉरिटी को आंसरेबल हो। ठीक होगी। जिस तरह हमारा ये डीसी ऑफिस है, वहां पर आप देखें डीसी के ऊपर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू हो गया, जनरल हो गया, उसके नीचे सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, उसके बाद असिस्टेंट्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, इनकी बाकायदा एक हायरार्की होती है। सॉरी, ये तो एक इसको कहा जाता है ऑफिस स्टाफ होता है, ये जो असिस्टेंट वगैरह हो गए। ठीक हो।
آپ دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈی سی ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر، اس کے اوپر ہوتا ہے کمشنر، کمشنر کے اوپر سیکرٹریز وغیرہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح پولیس میں ہوتا ہے سب انسپیکٹر، انسپیکٹر، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتا ہے، اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتا ہے. اس طرح ایک ہیرارکی ہوتی ہے. ہیرارکی میں کیا ہوتا ہے، جو اوپر والی جو زیادہ پاورفل پرسن ہوتا ہے وہ نیچے والے پرسن سے کوشچن کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے اس کی کیا کارکردگی ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کے متعلق وہ اس کے اوپر ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اس کے جو ڈیوٹی ہے اس کے بارے میں اس سے کوشچن کرتا ہے، ٹھیک. تو اس طرح ایک ہیرارکی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ نظام اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اگر ہر پرسن کو ایکول پاورفل کر دیا جائے، ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ سب انسپیکٹر ہو گیا اور انسپیکٹر ہو گیا، سیم اگر ایک دوسرے کا جواب دہ نہیں رہیں گے، ہیرارکی سے نکل. ہیرارکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر والے کو جواب دہ ہیں، وہ آپ سے کوشچن کرے گا، آپ کی کارکردگی میں بارے میں پوچھے گا، ٹھیک ہے کہ آپ نے کیا کارکردگی کی ہے. اگر کچھ آپ نے مس بیہیو کیا ہے یا آپ نے کوئی جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دیا تو وہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کارروائی کر سکتا ہے قانونی طریقے سے. جس طرح خاندان میں بھی ایک ہیرارکی ہوتی ہے، سب سے اوپر آپ کے گھر میں کوئی فیملی ممبر ہوتا ہے سب سے بڑا، وہ نچلے والے فیملی ممبرس کو مینٹین کرتا ہے، وہاں کا ماحول کو ٹھیک رکھتا ہے، یا کوئی نہ کوئی اگر مس بیہیو ہو جائے تو اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ہیرارکی. تو اس طرح ہمارے تمام جو بیوروکریسی یا سول سروس میں یہاں پر ایک ہیرارکی ہوتی ہے. تو اس طرح ایک جو نظام ہے بیوروکریسی کا وہ اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے. یہ بھی بیوروکریٹک ماڈل کا. اس کے علاوہ فارمل رولز اینڈ ریگولیشنز، ہر ادارے کے لیے باقاعدہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کے مطابق چل کر بیوروکریسی کام کرتی ہے. کوئی بھی وہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے یا کوئی بھی اپنے ڈیسیزن نہیں لے سکتے جو کہ رولز اینڈ ریگولیشنز میں نہ ہو. جس طرح کسی پرسن کو آپ نے سسپینڈ ہی کرنا ہے اپنے ہیرارکی کے اندر، کسی کو سسپینڈ کرنا ہے، کسی کی پروموشن ہونی ہے، کسی کو ریٹائرمنٹ ہونی ہے، یا کسی کو سزا بھی دینی ہے. اس کے علاوہ کسی کو لیوز چاہیے، کسی کو کوئی اسٹڈی لیو چاہیے. تو اس طرح کے تمام معاملات وہ فارمل رولز اینڈ ریگولیشنز کے تھرو ہوتے ہیں. تو اس میں ایک سمپل سا میں ایک ورڈ ایڈ کر دوں، لیگل اتھارٹی، ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ہر کام کے لیے ایک قانون اس چیز کو رہنمائی کرتا ہے، قانون ہی اتھارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہو. ایک آپ کا جو اوپر والا پرسن ہوتا ہے ہیرارکی میں وہ اتھارٹی نہیں ہوتی بیسیکلی، وہ تو لیگل اس چیز جو قانون ہے اس چیز کو اتھارٹی بناتا ہے. اس کے علاوہ جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ اصل قانون کے تھرو ہی آتی ہے، جو ریٹل جو رولز ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی پرسن آپ کا جو ابو آفیسر ہے وہ بھی آپ کو سسپینڈ نہیں کر سکتا جب تک کہ فارمل رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق آپ کوئی ایسا مس بیہیو نہ کریں. تو اس نے جسٹ وہ ایک امپلیمنٹ والا پرسن ہوتا ہے، امپلیمنٹ اس نے کرنا ہوتا ہے کن چیزوں کو جو کہ رولز اینڈ ریگولیشن میں ہو. اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ ہے ڈویژن آف لیبر. جو لیبر اس کی بالکل قطعی ڈویژن ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ مبہم ہو، واضح ڈویژن ہونی چاہیے. یعنی ہر پرسن اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے کام کرے گا، وہ کسی دوسرے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں ہر ادارے میں ایک باقاعدہ ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے. جس طرح سٹاف آفیسر وہ سٹاف کے کام کرتے ہیں، وہ پبلک ڈیلنگ جو کرتے ہیں وہ پبلک ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے. جن کا کام کوئی اور ریونیو ریلیٹڈ ہو گیا یا لا اینڈ آرڈر ریلیٹڈ، جو بھی ان کی باقاعدہ ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے، تو وہ اپنی وہ ڈویژن کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. اس کے بعد کیریئر اورینٹیشن ہوتی ہے. بیوروکریٹک ماڈل کا جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ کیریئر اورینٹیشن، یعنی کہ آپ کا کیریئر بھی ڈیولپ ہوتا ہے، گروم کرتے ہیں. اس میں باقاعدہ ہوتی ہے سینیورٹی ٹائپ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کی اچیومنٹس، اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی وجوہات کی بنا پر آپ کی کیریئر اورینٹیشن ہوتی ہے. ففتھ پوائنٹ ہے امپرسنالٹی.
ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए इसको इम्पर्सनल रखना पड़ता है, तो ये भी इसका ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का एक लाजमी यूज है। उसके बाद क्योंकि जब तक आप इम्पर्सनल नहीं होगे तो आप ब्यूरोक्रेसी को अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकेंगे। उसका फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस, ब्यूरोक्रेसी के सिलेक्शन का एक बाकायदा फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस होता है और होना भी चाहिए। इस तरह क्या होता है, मेरिट पर सिलेक्शन होती है। ये आपने 6 के 6 पॉइंट याद रखने, हिरार्की, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, कैरियर ओरिएंटेशन, इम्पर्सनैलिटी और फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस। इसको रिक्रूटमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक मरतबा ये भी क्वेश्चन आता है, वाई एमरजेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, के ब्यूरोक्रेसी की इमरजेंस क्यों हुई, या आइडियल ब्यूरोक्रेसी की जरूरत क्यों महसूस हुई, या किस तरह इसका आगाज हुआ। तो ऐसा नहीं है, ब्यूरोक्रेसी तो शुरू दिन से है। जब जिस दिन से रियासत का जब भी वजूद है या कहीं पर भी सिटी स्टेट का आगाज हुआ, आज से हजारों साल पहले से ब्यूरोक्रेसी वजूद में है, मगर इस वर्ड का बाकायदा वजूद नहीं था। ठीक हो, या इस तरह की ब्यूरोक्रेसी नहीं थी। तब क्या होता है, वो बादशाह होते थे या जो भी पावरफुल पर्सन्स होते थे वो अपने नुमाइंदे रखते थे, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, या लॉ एंड ऑर्डर के लिए बाकायदा अलग से लोग होते थे, आर्मी होती थी। तो इतनी ज्यादा वो डिवीजन नहीं थी कि हिरार्की, फॉर्मल रूल्स नहीं थे, डिवीजन नहीं थी, कैरियर ओरिएंटेशन नहीं थी, पर्सनैलिटी भी नहीं थी, और ना ही फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस था। वो जिस नुमाइंदे को अपने चाहे वो उसको लगा दे बादशाह, जब चाहे उसको हटा दे, और उसकी मर्जी होती थी, जिस तरह के मर्जी वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए चाहे। ठीक हो गया। और इम्पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं थी, वो बिल्कुल बादशाह का खैर को होता था, उसको स्टेट से कोई लेना देना नहीं होता था। तो इस तरह मजीद इसमें चेंजिंग आती रही। सबसे पहले जो चाइना की जो डायनेस्टी है वहां पर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ, बाकायदा उनकी रिक्रूटमेंट का काम हुआ। ठीक हो, मगर रहते फिर भी वो बादशाह के खैर ख्वाह थे, उसी के मुताबिक काम करते, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस होता था। ठीक हो गया। अगर बादशाह जब चाहे उनको चेंज कर दे, आज है मगर आज उन लोगों के नुमाइंदे ही करते हैं। ठीक हो गया। तो हर तरीके से इसमें अपडेट आ चुकी है। तो अब क्वेश्चन आता है, वाई इमरजेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, या आइडियल ब्यूरोक्रेसी की या ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की का आगाज कब से हुआ या क्यों हुआ, क्यों हुआ। तो इसके पीछे वजूहात है। सबसे पहली और वाज़ेह मिसाल ये है कि बहुत ज़्यादा तरक्की होने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, पहले की निस्बत लोग एक जगह मरकूज हो चुके हैं। पहले बहुत इतनी ज़्यादा गुंजान आबादी नहीं होती थी। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल तरक्की है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम बढ़ चुका है। यानी गवर्नमेंट का काम होता है टैक्स कलेक्ट करना। अब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो गई हैं, इतनी ज़्यादा अभी आप देखें पेचीदगी आ चुकी हैं, ऑनलाइन ट्रेड हो चुकी है। तो गवर्नमेंट ऑनलाइन से कैसे काम टैक्स लेगी, तो उसको भी ऑनलाइन होना पड़ेगा, तो उसको जदीद होना पड़ेगा, जदीद दुनिया के जो लवाजमात हैं उसके ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा। और इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है। और इसके अलावा कम्युनिकेशन के ज़राए बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। उसके अलावा डेमोक्रेसी आ चुकी है, इक्वालिटी के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। पहले इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, अब हर पर्सन ये देख रहे, राइट टू इंफॉर्मेशन ये हो गया। उसके बाद डेमोक्रेसी आने के बाद हर पर्सन को इक्वालिटी जब देंगे, तो इक्वालिटी को पूरा करने के लिए भी आपको अपने इदारे में इन चीज़ों में ब्यूरोक्रेसी में जिद्दत लानी पड़ेगी, इसको भी ब्यूरोक्रेटिक बनाना पड़ेगा। तो इस तरह ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा जदीद होती गई। ठीक हो गया। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद डेमोक्रेसी, उसके बाद राइट्स की जो मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स हैं ये होगी। उसके अलावा पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, कम्युनिकेशन बहुत तेज़ हो गई। तो इन चीज़ों की वजह से ये जो ब्यूरोक्रेसी में जिद्दत आई। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, थ्रेट टू इंडिविजुअल फ्रीडम, क्या ये
इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट है, बिल्कुल ये है। ये एक किस्म का ये जो ब्यूरोक्रेट होता है एक पर्सन, तो ये एक इंसान की एक किस्म की आज़ादी को भी छीन लेता है। तो उस वो बिल्कुल ये जो लीगल अथॉरिटी होती है, रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है, सॉरी यहाँ पर रैशनल, कि वो बिल्कुल कवानीन का पाबंद होता है, वो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो इस तरह वो पाबंद हो जाता है। अगर वो चाहता है कोई बेहतरी भी लाना चाहिए तो उसको बकायदा ऊपर तक वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, फिर जाकर लेजिस्लेशन फैसला करती है, देन जाकर उस पर इम्प्लीमेंट होता है। तो इसमें शायद वो तब तक वो बंदा ही ना रहे। तो इस तरह ये उसके अलावा वो बाउंड हो जाता है, हिरार्की एक किस्म की उसको बाउंड कर देती है। डिवीजन ऑफ लेबर उसको दूसरे ऐसे मामला जो कि इजी है वो उनमें बेहतरी भी ला सके, मगर डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से वो उनको नहीं कर सकता। तो इस तरह ये इंडिविजुअल फ्रीडम को भी थ्रेट है, मगर इतनी ज्यादा नहीं है। आप थोड़ी बहुत इसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट समझा जाता है। ये इसके बारे में पूछा जाता है कि इसमें और उसके दरमियान क्या फ़र्क है, इन चीज़ों को मुवाजना करें। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।